हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर। इसके बाद जो ट्यूसडे को लेक्चर आएगा वो अध्याय बैच में आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, और स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद आ जाएगी थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। और ट्वेल्थ वालों के लिए जो सैटरडे संडे लेक्चर्स आएंगे वो ऑर्गेनिक के ही आएंगे, यानी कि एल्काइलाइड और एल्कोहल्स। एल्काइलाइड से शुरू करेंगे और फिर एल्कोहल आगे बढ़ते जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, कोर्स वेल विद इन टाइम ख़त्म होगा। हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर था। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह हैं वो हम लोग करेंगे एल्काइलाइड में। एलिमिनेशन मैंने सारी करा दी है पहले से, तो बहुत कुछ चीज़ें कवर हो चुकी हैं, इसलिए अब आने वाले समय में टाइम कम लगेगा चैप्टर्स में। अब एल्डिहाइड कीटोन में जो टाइम लगना है वही लगेगा, बाकी सब जगह टाइम अब कम ही कम लगेगा, है ना। तो टेंशन की उतनी बात है नहीं, आराम से हो जाएगा सिलेबस, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, है ना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में मुश्किल से 2 क्लास लगेंगी, 2-3 क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म होगा, और फिर थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग 7-8 क्लास लगाएंगे। 6-7 क्लास लगेगी थर्मोडाइनमिक्स में। तो 7 क्लास का मतलब है 6 क्लास का मतलब 3 हफ्ते लगभग थर्मोडाइनमिक्स में लगेंगे, और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं अपना केमिकल इक्विलिब्रियम 2 क्लास, और 7 क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब कितने अगर माने 3 और 3 6 और 2 8, 8 हफ्ते का लगभग लगेगा। 8 हफ्ते यानी 2 महीने। अभी हम 10 अक्टूबर पर बैठे हैं। 10 अक्टूबर को तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो 10 सितंबर को, सॉरी 10 अक्टूबर नहीं 10 सितंबर, तो 10 अक्टूबर 10 नवंबर तक सारा कोर्स खत्म हो जाएगा 11th का। ये बात हम तय है, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोगों को सारे जो अपने नोट्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं dextercam.in पे जाके, और अध्याय बैच पे क्लिक करके हम वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। प्रॉब्लम शीट यार अभी अपलोड होना बाकी है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होगी तो साथ साथ आपका स्टेट्स ऑफ मैटर और एल्काइलाइड की भी अपलोड कर देंगे, जो तुम्हें मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगी, ठीक है, सारी शीट्स। कोई परेशानी नहीं यार, ये तो थोड़ा बहुत मेरे को बहुत काम करना पड़ता है तुम्हारे लोगों के लिए, और तुम लोग देख भी बहुत कम लोग रहे हो, तो इंटू लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं। मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना ये इंसान की, कि जब कोई देख नहीं रहा है तो हम क्यों ही बना रहे हैं वीडियो। चलो ठीक है, हम बात करते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं, हम लोगों को तो कोर्स पूरा करना है अपना, तो एक ही मोटिव है कि कोर्स पूरा करना है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू हो रही है जल्दी से, उसमें भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। और 2023 के पीवाईक्यू जो हैं वो अक्टूबर से शुरू कर देंगे। इस लेक्चर में इस लेक्चर में हम लोग बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो मेन 3 4 5 रिएक्शंस ही पढ़ेंगे इसमें। बाकी एल्काइलाइड में पढ़ेंगे, फिनॉल की रिएक्शन फिनॉल में पढ़ेंगे, और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में स्पेसिफिकली बेंजीन की रिएक्शंस पढ़नी है, और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन थोड़ी बहुत देखेंगे, ठीक है। तो बेंजीन क्या है? बेंजीन को तो हम लोग सब लोग पहचानते हैं कि बेंजीन ये है। बेंजीन एरोमेटिक होती है। बेंजीन कैसी है? एरोमेटिक है। ये बेंजीन है हमारी, और स्टेबल है। एरोमेटिक है इसलिए कैसी है? रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। तो ये क्या करती है? ये केवल और केवल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे पाती है। लिख देते हैं, इट जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती है बेंजीन। तो पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में हम लोग देख लेंगे। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन को प्रिपेयर करने के तरीके देख रहे हैं। तो पहला लिख लेते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन भाई लोग किससे करते हैं हम लोग? अब तो रिएक्शन देखो रिपीट होना शुरू हो गई हैं। कमेंट करके बताते जाना कि ये रिएक्शन तुम्हें याद आ रही है या नहीं याद आ रही है। मैं लिखा चुका हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। तो अब हम मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे, ना। कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम NaOH और CaO से करा दें, और इसे हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। तो इससे बेंजीन बन जाती थी।
याद आ रही है सिंपल रिएक्शन। और इसमें अगर साथ में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, Na2CO3, ठीक है, और वाटर। तो ये रिएक्शन सिंपल एकदम याद आ रही है। अब दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं, फ्रॉम रिडक्शन। फ्रॉम रिडक्शन, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो क्या लिखेंगे कि अगर हम फिनॉल ले लें और फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएं, जिंक डस्ट से करा दें, तो इससे क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है और ZNO बन जाएगा। नंबर थर्ड रिएक्शन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का करते हैं, हम क्या करते हैं, वाटर के साथ हम HCl ले लेते हैं अंडर प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे तो इससे भी बेंजीन बन जाएगी। सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है। फोर्थ मेथड क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भाई कैसे क्या आएगा, N2 प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन H3PO2 से कराएंगे तो इससे बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 तरीके थे सिंपल बेंजीन बनाने के, तो बेंजीन हमने बना ली। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा। शायद 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है यार, वो भी तुम लोग देख ही रहे होगे। अरे यार मैच मत देखो, है ना, IIT में चल के मैच देखेंगे। अगला वर्ल्ड कप IIT में मनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। कम से कम 2 वर्ल्ड कप IIT में देखे जा सकते हैं तुम्हारे लिए, एक तो T20 वाला वर्ल्ड कप और एक 50-50 वाला। तुम 3 इनफैक्ट देख सकते हो, 2 T20 की और एक 50 ओवर का भी। तो अभी पढ़ लो, अभी मैच के चक्कर मत फंसो, लेकिन हाँ देखा जा सकता है। फिर अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती है। तो लिख देते हैं इट जनरली गिव्स, या बेंजीन जनरली गिव्स लिख देते हैं, बेटर रहेगा। जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली कौन सी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो कैसे रिएक्शन होगी कि बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये क्या है, E+ मतलब क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इस पर अटैक करेगा। जब बेंजीन इस पर अटैक करेगा तो इससे बनेगा क्या, अभी अटैक ना करा के डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दें एक बारी, फिर मैकेनिज्म लिख लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल E जुड़ जाएगा और H हट गया और E लग गया, तो ये कैसा हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इसकी मैकेनिज्म अगर देखोगे तो मैकेनिज्म कैसे देखेंगे इसकी, कि बेंजीन का डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल ने उस पर अटैक किया, ठीक, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। तो इससे क्या बन गया
कि यहाँ पे ई आ गया और यहीं पे एच था और यहाँ पे प्लस बन गया ये आसानी से। अब ये प्लस चार्ज देखो, ये बेंजीन में इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन इसमें अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी क्यों ही लूज करे, भाई नहीं लूज करनी चाहिए, लेकिन बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज करेगा इसमें। और ये स्टेप कैसी होगी, आरडीएस होगी, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, यानी स्लो स्टेप होगी। ये प्रोसेस बहुत बहुत स्लो होगा। तो ये क्या हो जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, तो इसका रेजोनेंस कराएंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये रेजोनेंस करेगा तो ठीक। अब अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए, इसका हाइब्रिड बनाया जाए तो कैसा बनेगा, यहीं तक प्लस चार्ज आएगा। दिस इज कॉल्ड वीलेंट इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ऐसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वीलेंट इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट। वीलेंट मतलब पूरा व्हील कंप्लीट नहीं हुआ, वीलेंट हो गया, तो ठीक है, वीलेंट वैसे साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे याद रखो इसे। अब जो निगेटिव चार्ज था, जो एक्स माइनस था, वो क्या करेगा, इस एच को ले लेगा, ये इधर आ जाएगा और इससे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और एच एक्स हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, क्योंकि इसमें रीअरोमेटाइजेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो सिंपल बात है, आसानी से समझी जा सकती है। अब जो हमें पढ़नी है मेन रिएक्शन बेंजीन की, वो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। एक साथ पहले बेंजीन की रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है उनका। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन X2Fe या Fe(X3) और X2 के साथ कराएंगे। ठीक, तो इससे X जुड़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे X इक्वल्स टू क्या होता है, Cl या Br होता है, और इसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाता है हेलोजिनेशन। ठीक, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में HNO3। इन सब रिएक्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, इसे हम कहते हैं फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 क्या हो गया, फ्यूमिंग HNO3 हो गया H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर, इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा NO2। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो आई, यही मेन रिएक्शंस हैं। इसके अलावा रिएक्शन तो इसकी सब्सिडियरी रिएक्शंस हैं, बेंजीन की मेन रिएक्शंस यही हैं और यही पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसके रिएक्शन कराते हैं किससे, H2H2O7, जिसे हम ओलियम कहते हैं। ओलियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ी भी है बात मोर कॉन्सेप्ट में। इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, सल्फोनेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सल्फोनेशन। तो इसे SO3H कहते हैं। ठीक, अब अगली रिएक्शंस क्या है, अगली रिएक्शन में हम RCl लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इससे एल्काइल बेंजीन्स बन जाएंगी और
अगर हम इसकी जगह RCOCl ले लें AlCl3 के साथ, तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, इसे क्या कहते हैं, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहता है। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शंस हैं, इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है बहुत आसानी से। क्या कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हमने क्या किया, X लगा दिया, नाइट्रेशन में NO2 लगा दिया, सल्फोनेशन में SO3 लगा दिया, एल्काइलेशन में R लगा दिया, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप यानी कि RCO ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हेलोजिनेशन। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में X इक्वल्स टू Cl या Br होता, तो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 FeCl3 से कराते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक, अब अगर इसकी मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म में क्या होगा, जो क्लोरीन है उसके पास जो लोन पेयर है और FeCl3 में लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कर देगा और बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा और FeCl3 पे माइनस आ जाएगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो Cl प्लस जनरेट हो गया और बन गया FeCl4 माइनस। इतनी बात आसानी समझ में आ गई। तो जो Cl प्लस जनरेट हुआ ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जिसकी हमें चिंता थी। हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल करना, और फिर बाकी ऊपर वाली मैकेनिज्म के हिसाब से ही दोबारा से लिख देंगे। तो मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, अगली बार इलेक्ट्रोफाइल से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देंगे, फिर मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, देखो भाई, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो बेंजीन रिंग क्या करेगी, क्लोरीन पे अटैक करेगी। अच्छा, ऐसे बना लो इसे, चाहे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, 2 बार रेजोनेंस करेगा और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, जो FeCl4 माइनस बना था वो इससे H लेके इसे एरोमेटाइज कर देगा और क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। FeCl3 रीजनरेट हो जाएगा और बन जाएगा HCl। ठीक, सिंपल सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही ना। मूवी शूवी तो नहीं देख रहा हो आजकल, शाहरुख खान देखने जा रहा हो, ऐसा मत करना यार, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ लो, फिर सारी मूवीज़ सब कुछ देखने को मिलेगा मौका, लेकिन अभी नहीं, है ना। और अगर तुम लोगों ने सही से पढ़ लिया तो हम लोग भी मूवी देख पाएंगे, साथ में चलेंगे देखने यार, ऐसी क्या बात है। ठीक, तो इससे BR लग जाएगा। अब आयोडीन और फ्लोरीन तो हम लोग नहीं लगाते, आयोडीन और फ्लोरीन तो हम लोग नहीं लगाते। आयोडीन और फ्लोरीन लगाने के लिए क्या करते हैं कि फ्लोरीन क्या करता है, बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, लिख देते हैं, और उसके लिए हमें स्पेशल एपरेटस की जरूरत होती है। और आयोडीनेशन की रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सेबल होती है। आयोडीन की रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सेबल होती है। जब रिवर्सेबल रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी और उसे जो HI बनेगा, HI क्या करेगा। तो फ्लोरिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। फ्लोरिनेशन के बारे में क्या लिखेंगे कि फ्लोरीन रिएक्ट्स so rapidly with benzene that fluorine reacts with benzene so rapidly that aromatic fluorination requires special apparatus
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HF। ठीक, और आयोडीनेशन क्यों नहीं करते हम लोग? आयोडीनेशन के लिए बात लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन इज reversible in nature due to the formation of HI। ठीक, तो आयोडीनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का सहारा लेते हैं। कैसे करते हैं आयोडीनेशन? हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का सहारा लेते हैं और क्या ले लेते हैं? ICl टाइप का कंपाउंड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो इससे हम लोग आयोडीनेशन करा सकते हैं। ठीक, या फिर I2 के साथ HNO3 साथ में डाल देते हैं। I2 के साथ HNO3 साथ में डाल देते हैं, उल्टा लिख दिया, I2 और HNO3 साथ में ले लेते हैं, तो इससे यहाँ पे आयोडीन लग गया और यहाँ पे बन गया क्या? I2 प्लस NO2, मतलब इसमें NO2 बन गया। ठीक है, तो इसमें I प्लस बन गया। अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। सेकंड नंबर किसका आ गया? सेकंड रिएक्शन करनी है विच इज नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रेशन में हमें NO2 जोड़ना है, तो नाइट्रेशन में पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। नाइट्रेशन की रिएक्शन क्या होती है? प्राइमरी रिएक्शन, कि हम बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? HNO3 और H2SO4 से कराएंगे एट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? फ्यूमिंग HNO3 कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं? फ्यूमिंग HNO3 कहते हैं। और जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पे NO2 लग जाता है, H3O प्लस लग जाता है और HSO4 माइनस बनता है। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म लिखते समय क्या करेंगे? HNO3 की जब रिएक्शन कराएंगे तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है H2SO4 वाला, वो HNO3 से H ले लेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। क्या करेगा कि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो क्या करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा और OH2 प्लस बना देगा नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस बन जाएगा प्लस HOH प्लस। और ध्यान से देखना, ये इधर आया और ये बॉन्ड टूट गया, तो इससे NO2 प्लस क्या बन गया? हमारा इंटरमीडिएट बन गया और बन गया ये क्या? वाटर। तो इसमें इसने एसिड की तरह बिहेव किया क्योंकि H प्लस दिया, और इसने बेस की तरह बिहेव किया। तो अगर कोई कह दे कि HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर में कौन एसिड है और कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो HNO3 इज एक्टिंग एज अ बेस। एक्टिंग कर रहा है नहीं, बेस है नहीं, बेस की तरह एक्टिंग कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो NO2 प्लस क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया अपना। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो क्या होगा? NO2 प्लस पे रिएक्शन होगी इसकी, ये इस पे रिएक्शन करेगा और फाइनली प्रोडक्ट लिख दें सीधे। चलो एक बार हम ये प्लस लिख देते हैं यहाँ पे H, और यहाँ पे NO2, और ये जो HSO4 माइनस बनाता है ये क्या करेगा? ये इससे H लेके इधर आ जाएगा और ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। ये सिंपल तरीका है। अब इसके अलावा भी नाइट्रोबेंजीन बनाने के तरीके हैं अवेलेबल, हम उनसे नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, अदर वेज ऑफ डूइंग नाइट्रेशन। अदर वेज ऑफ डूइंग में नाइट्रोजन में सबसे पहला तरीका क्या है कि N2O5 इन CCl4 ले लो।
N2O5 इन CCl4 ले लो। जब N2O5 इन CCl4 लोगे तो क्या होगा कि N2O5 CCl4 में कैसे एग्जिस्ट करेगा, N2O5 एग्जिस्ट एज, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, एग्जिस्ट एज, इसे हाईलाइट कर देते हैं, एग्जिस्ट एज NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, इसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये NO2 प्लस और NO3 माइनस के हिसाब से एग्जिस्ट करता है तो नाइट्रोनियम नाइट्रेट कहते हैं। तो इससे भी हमें पास NO2 प्लस आ जाएगा और हम नाइट्रेशन करा पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम ETONO2 टाइप का कंपाउंड ले लें, इज यूज्ड टू कैरी आउट नाइट्रेशन इन बेसिक मीडियम। अगर कोई ये पूछ दे कि बेसिक मीडियम में नाइट्रेशन कैसे कराएंगे तो बताने के लिए ये तरीका है। कितने लोगों को ये पता था कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये सुना हुआ था बेसिक मीडियम में भी नाइट्रेशन हमने कराने की कभी सोच भी पाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। नंबर थर्ड रिएक्शन इज, ओ सॉरी थर्ड यहाँ पे वैसा वाला थर्ड डाल देते, स्टार लगा देते ना, डाल देते सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसा होगा, सल्फोनेशन में बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे SO3 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और H2SO4, SO3 और H2SO4 मिलके क्या बना देते हैं, ओलियम। तो ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। सल्फोनेशन में SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इससे SO3H बन जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H2SO4 से SO3 बनेगी, H3O प्लस बनेगा और HSO4 माइनस बन जाएगा। ये इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना लिया हमने, इस पे हम बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे सिंपल। तो इससे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये HSO4 माइनस जो है वो इससे H ले लेगा और ये वाटर से H3O प्लस एसिडिक मीडियम है तो SO3H बनी जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक बड़ी रिएक्शन की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछी जा रही है, मेंस में एडवांस में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इंपॉर्टेंट पहले ही डाल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन की रिएक्शन, भाई ये तो सबको पता ही है रिएक्शन। कितने लोगों को पहले से आती थी फ्रीडल क्राफ्ट, जरा बताना मेरे को, और जो मैं पूरी पढ़ा दूँ उसके बाद बताना यार, है ना। यहाँ पे ठीक है, AlCl3 ले लिया और RCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, R बन गया। ठीक, मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, RCl की रिएक्शन AlCl3 के साथ होगी, Cl वैकेंट p ऑर्बिटल में अटैक कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, R प्लस बनेगा प्लस AlCl4 माइनस बनेगा। क्या बनेगा, R प्लस बनेगा और AlCl4 माइनस बनेगा। जो R प्लस बना ये क्या है, कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन बनते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कार्बोकैटायन बना है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो लिख देते हैं रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो कैसे देखेंगे,
इस पे आर प्लस की रिएक्शन कराएंगे। तो इससे यहाँ पे आर लग जाएगा, सीधे ही लिख देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो जैसे अगर हम लिखें इसे AlCl3 के साथ रिएक्शन कराना चाहे तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही प्यार से हम क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमीन। जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फिनॉल के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, नाम याद रखना जो जो बताता जा रहा हूँ। लेकिन अगर हमने इसकी रिएक्शन हाँ यार कुछ टेक्निकल एरर हो रही थी। लेकिन अगर हम ऐसा वाला हल्का हैलाइड ले लें तो भी इससे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जा रही है। कमेंट करके बताना क्यों, कमेंट करके बताना क्यों। और ये कमेंट करके बताना कि क्या प्रोडक्ट लिख पा रहे हो आप लोग। तो कुछ होमवर्क के लिए दे दूँ क्वेश्चंस, होमवर्क के लिए लिख देता हूँ ना, बेटर रहेगा। होमवर्क के लिए क्या है, बेंजीन की रिएक्शन इनसे करानी है। प्रोडक्ट लिखना है इसमें, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बनाना है इन सबसे। ठीक है, इन सबसे मेजर प्रोडक्ट बनाना। और एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 4 क्वेश्चन है, ये करके रखना है। ठीक है, हो जाएंगे आसानी से, करके रखना। मैं आंसर अगली क्लास में या टेलीग्राम ग्रुप पे, हाँ टेलीग्राम यार जरूर ज्वाइन करो। जो लोग भी नए लोग आ रहे हैं भैया, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम पे कभी कभी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ फार्मूला शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो वो सब टेलीग्राम पे ही होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बड़ा ही ज़रूरी काम है। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ड्रॉबैक क्या क्या हैं, तो लिख देते हैं ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस। ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो पहला ड्रॉबैक तो ये है कि ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, जो हम स्ट्रेट चेन अगर एल्केन बनाना चाहें, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनाना चाहें, तो वो नहीं बना सकते। ठीक, तो ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ carbocation, due to the rearrangement of carbocation, the straight chain alkyl group cannot be substituted, cannot be substituted, इसे हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नंबर 2, पॉली एल्काइलेशन अकर्स, पॉली एल्काइलेशन अकर्स। पॉली एल्काइलेशन अकर्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने बेंजीन पे, मान लो बेंजीन से टॉलुइन बनानी थी हमें, तो हमने CH3Cl ले लिया, तो बहुत बढ़िया रहा, टॉलुइन बन गई। लेकिन क्योंकि टॉलुइन अब क्या है, मोर एक्टिवेटेड रिंग है। कैसी है, मोर एक्टिवेटेड रिंग है। तो क्या होगा, जब भी एल्काइल ग्रुप आएगा वो इसी पे जोड़ेगा, तो फर्दर जब रिएक्शन होगी CH3Cl के साथ तो वो इसी पे हो जाएगी, और इससे पैरा पे लग जाएगा, और धीरे धीरे करके ये पूरे में इस तरह से आगे चलता ही रहेगा। तो पॉली एल्काइलेशंस होंगे। ठीक है,
अब इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन इज टेकन एज अ सॉल्वेंट इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, और ये क्वेश्चन जेई में 2-3 बार पूछा जा चुका है ना। तो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स decreases the rate of Friedel-Crafts reaction such as कौन से ग्रुप NO2 लगा हो, SO3H लगा हो, COOH लगा हो, CHO लगा हो, CN लगा हो, ये सब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेंगे तो उस पर एल्काइलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब तो अगर हमसे कोई रेट पूछ ले कि 4 कंपाउंड दे दे और पूछे कि रेट सबसे कम किसमें होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो उसमें रेट कम होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो रेट बढ़ जाना चाहिए। भाई हमें तो ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से रेट कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाने से रेट बढ़ जाना चाहिए। तो लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स also gives poor yield with Friedel-Crafts reaction with Friedel-Crafts reaction। क्यों Friedel-Crafts के साथ पुअर यील्ड दे रहे हैं? क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे ग्रुप OH है जिसके पास लोन पेयर है, NH2 है जिसके पास लोन पेयर है, OR है जिसके पास लोन पेयर है, NR2 है जिसके पास लोन पेयर है, ये सब क्या करेंगे, पुअर यील्ड देंगे। क्यों? क्योंकि मान लो हमने NH2 लगा दिया और हमने RCl और AlCl3 की रिएक्शन करानी थी। अब ये तय करना होगा ना कि RCl में Cl का लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है या फिर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटर डोनर होने की वजह से वो खुद ही AlCl3 पे अटैक कर देता है, और जैसे ही AlCl3 पे अटैक करता है वो क्या बना देता है, N के साथ H और प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और AlCl3 माइनस आ जाएगा। अब ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट लगाने से क्या होगा कि रिंग की एक्टिविटी को कम कर देगा, तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन अब नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि NH2 कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, क्योंकि N पे प्लस चार्ज यानी माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग इसी का। सो यील्ड इज वेरी पुअर। यील्ड इज वेरी पुअर, यील्ड बहुत कम हो जाती है ऐसे केस में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, अब एसाइलेशन के साथ फ़ायदा क्या होता है कि एसाइलेशन में जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो एसाइलियम कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। कैसा कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, एसाइलियम कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। और एसाइलियम कार्बोकेटाइन का फ़ायदा ये होता है कि वो फर्दर रीअरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे स्टेबल खुद ही है। तो इसमें बेंजीन का लगना आसान काम हो जाता है। ठीक, कैसे, अगर इसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो और आसान है, बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। क्या कि RCOCl लिया, AlCl3 लिया, तो इसने अटैक किया, तो इससे क्या बन गया, RCOCl प्लस AlCl3 माइनस। तो ऑक्सीजन का लोन पर इधर आया और इसने इसे निकाल दिया, तो इससे क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। ये एसाइलियम कैटाइन है। ठीक, ये बहुत स्टेबल है क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बेंजीन जब इस पर अटैक करेगी तो बेंजीन इस पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड घूम जाएगा। ठीक,
तो इससे RCOR बन जाएगा और फर्दर आगे रिएक्शन हो नहीं सकती, तो ऐसा ही लिखें, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है तो ये पुअर यील्ड देगा, तो ये एक ही बार सब्स्टिट्यूट हो पाएगा। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ घर के लिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक बार अभी एडवांस में पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं हमेशा, तो इस बार भी लिख दे रहा हूं। बेंजीन की रिएक्शन AlCl3 से कराई, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन AlCl3 से कराई तो A बना, A में H3O प्लस डाला तो B बना, B की रिएक्शन ZnHgHCl से कराई तो C बना, C की रिएक्शन कराई SOCl2 से तो D बना, D की रिएक्शन AlCl3 से कराई तो E बना, E की रिएक्शन फिर से कराई NH2 PH325 फर्स्ट स्टेप, और फिर KOH के साथ हीट किया तो F बना। ठीक, F की रिएक्शन, चलो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं करता है ना, इतना छोटा ही रखते हैं, 5 ही हैं, ये आसानी से बन जाएंगे। सही है, छोटा ही सा है ना, आसानी से कर दोगे तो सवाल सिंपल सा है। तो ये मेन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब बेंजीन की रिंग पे या तो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है या डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा होगा, ये देख लेते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन इसे हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये डिस्कस होगी एल्काइल हैलाइड में अलग होगी, फिनॉल्स के लिए अलग होगी बात, और एल्डिहाइड कीटोन के लिए अलग होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये कैसा होता है, ये ओपी डायरेक्टर होते हैं। क्या करते हैं, ओपी डायरेक्टर है। कैसा है, ओपी डायरेक्टर। ओपी डायरेक्टर का मतलब, और ये रिंग एक्टिवेटर्स हैं, मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे, और ओपी डायरेक्टर मतलब कि ऑर्थो और पैरा पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे। ओपी डायरेक्टर रिंग एक्टिवेटर का मतलब क्या है, इंक्रीजेस द रेट, और ओपी डायरेक्टर का मतलब है कि डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे कौन कौन से, जो प्लस आई वाले होंगे, प्लस एम वाले होंगे और प्लस एच वाले होंगे। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई प्लस एम और प्लस एच वाले। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, दे आर मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर्स मतलब रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, जो रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, यानी कि ये क्या करेंगे कि रिंग के रेट को, मतलब रिएक्शन के रेट को कम कर देंगे और डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। ठीक, तो ये कैसे इफेक्ट लाएंगे, माइनस आई और माइनस एम वाले ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो हम जानते हैं माइनस आई और माइनस एम कौन लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, एक ज़रूरी बात और है, इंपॉर्टेंट बात, यहीं पे स्टार लगा के लिख देता हूँ कि हैलोजेंस आर ओपी डायरेक्टर्स मतलब ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं, बट
दे आर वीक डीएक्टिवेटर्स। तो क्या ये वीक डीएक्टिवेटर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो अब ये कैसे डायरेक्ट करेंगे, कहाँ डायरेक्ट करेंगे, ये हम लोग एल्कालाइड में सीखेंगे, और फिनॉल वाला काम फिनॉल में सीख लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाला एल्डिहाइड कीटोन में, और एसिड वाला एसिड में। बहुत सारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन 11th लेवल तक की खत्म हो गई। यहाँ इस चैप्टर को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है कि अगर हम इसमें टाइमर भी इसी में करा दें, और अपनी गाटरमैन भी इसी में करा दें, और कार्बोलेमिन भी इसी में करा दें, और तमाम रिएक्शन यहाँ पे कराई जा सकती हैं, लेकिन हम उसे यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करने से ना क्लमजी सा हो जाएगा और तुम हौच पौच में भूल जाओगे, सब एक ही चैप्टर इतना बड़ा होता जाएगा। तो इस चैप्टर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगला चैप्टर आने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो ट्यूसडे को क्लास होगी उसकी। ट्यूसडे को और ट्यूसडे और थर्सडे में स्टेट्स ऑफ मैटर में कोशिश करूँगा कि 2 क्लास में वाइंड अप कर दूँ और 1 क्लास में इडियोमेट्री पढ़ा दूँ, तो वो सारा काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे थर्मोडाइनमिक्स 11th के में, और 12th में एल्काइल हैलाइड चलेगा। एल्काइल हैलाइड थोड़ा सा लेंदी है, तो एल्काइल हैलाइड ज़्यादा क्लास लगेगी, और फिर उसके बाद एल्कोहल, और धीरे धीरे करके हम आगे उधर ऑर्गेनिक में बढ़ेंगे, इधर फिजिकल बढ़ेंगे। तो कोर्स अब तेज़ी से चलेगा। ये लंबा चैप्टर था, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगा यार। तो अब ध्यान रखना, 12th और 11th दोनों फिर से पैरेलल शुरू होने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड, ध्यान से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और खूब सारे नंबर लाओ। और फिर से यार रिक्वेस्ट चाहिए कि लोगों तक पहुंचाते रहो बात को, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो। हम लोग 4000 के कस्ब पे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लाने की भी, कि जैसे ही आ जाएगा तो मैं खड़े होकर पढ़ाऊँगा तो और भी मज़ा आएगा। कमेंट करके बताना कि अगर मैं पूरा हैंड मूवमेंट के साथ तो मैं समझाना शुरू कर दूँ, तो मेरे को तो लगता है कि मैं काफ़ी इफेक्टिवली समझा पाऊँगा। लेकिन अभी के लिए जितना सुविधा है हम लोगों के पास में, उसी में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़नी है, मैं ज़्यादा सुविधाओं पे ध्यान तो नहीं देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना और बहुत सारी पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं, बाय बाय।